जय हिंद साथियों। आज हम फिर से शिक्षा जगत में एक नए लेक्चर के साथ आज की ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षा जगत में कहा जाता है कि काम करो कुछ ऐसा कि नाम हो जाए, काम करो कुछ ऐसा कि नाम हो जाए, चलो ऐसे कि निशान हो जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं यहाँ दोस्तों, लेकिन तुम्हारी जिंदगी ऐसी होना चाहिए कि नाम सुन के कोई काम हो जाए, तो कोई काम हो जाए। तो चलिए इन्हीं के साथ आज का लेक्चर नंबर 14 बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले, आज के लेक्चर से पहले मैंने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको किस चीज के बारे में बताया था वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो सेंट्रियोल होते हैं उसके बारे में बताया था कि बेसल बॉडी का अरेंज जो होता है, बेसल बॉडी जो बनता है सेंट्रियोल से बनता है, सेंट्रियोल से बनता है और बेसल बॉडी से क्या होता है, सेप्टा का निर्माण होता है। ये सब चीज के बारे में मैंने बताया था। सेप्टा का अरेंजमेंट कैसा होता है, 9 डुप्लेट होता है प्लस 2 सिंगलेट होता है। लेकिन सेंट्रियोल में हमने जो आपको बताया था 9 ट्रिपलेट होता है और 0 सिंगलेट होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। सेप्टा में सेलिया एंड फ्लैजिला का अरेंजमेंट क्या होता है, 9 डुप्लेट प्लस 2 सिंगलेट होता है। ये बातें थी। आज के हम इस लेक्चर में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक सेल का सेंटर जो होता है वहां पे लोकेटेड होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है क्या होता है, आरएनए होता है, आरएनए होता है, एमआरएनए होता है। ये सबसे निर्माण होकर के उसी के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, जो कि क्रोमोसोम आगे जाकर के आरएनए का निर्माण करता है, आरएनए का निर्माण करता है। उस आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो होता है कहां जाकर बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है, सेल के साइटोप्लाज्म में बनता है और वहां पर क्या होता है, प्रोटीन से वापस एंजाइम बनता है। एंजाइम क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाता है और उसी से क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से प्रोडक्ट निकलता है और वो प्रोडक्ट क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होते चला जाता है। इस प्रकार से सारी रिएक्शन होते चली जाती है। लेकिन न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियस को कहा गया हेडक्वार्टर ऑफ सेल। क्या कहा गया, हेडक्वार्टर ऑफ सेल। विदाउट न्यूक्लियस सेल जो होता है अपना डायरेक्शन नहीं सुनिश्चित कर सकता है क्या करना है। तो कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होते, बट अर्ली इन द अर्ली स्टेज ऑफ द सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। लेकिन अर्ली स्टेज में क्या होता है, उसके पास न्यूक्लियस होता है। जब मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, नहीं रहता है। जिस प्रकार की जब एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे चलाने के लिए, उसे इस संसार के बारे में बताने के लिए गार्जियन होता है, टीचर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ताकि क्या कर सके, इस संसार को समझ सके। ठीक उसी प्रकार जो आरबीसी का सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, अर्ली स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जैसे बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है तो उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार की जैसे कि छोटा सा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसे गार्जियन की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। तो ठीक उसी प्रकार वो सेल जब मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस ना भी रहे तो आगे का काम चलता है। लेकिन आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कहता यह जो होता है एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, स्ट्रक्चर होता है, यह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और ये जो होता है पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्शन देता है। क्या करता है, डायरेक्शन देता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्शन देता है। कहता है डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम से मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है। ये कहां से डीएनए होता है, डीएनए कहां रहता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है, उन्हीं के अंदर क्या होता है, आरएनए। ये डीएनए फिर वापस आरएनए बनता है। आरएनए कहां आता है, साइटोप्लाज्म में आता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। मान लीजिए ये क्या है, ये एक सेल है, ये देखिए ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, डीएनए है, डीएनए क्या होता है, आरएनए में कन्वर्ट होकर के बाहर निकलता है। और इस यहां से बाहर निकलने के बाद क्या होता है, जैसे बाहर निकलता है तो यहाँ पर प्रोटीन, ये प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ये आरएनए हुआ और ये प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने के बाद क्या होता है, एंजाइम बनता है। एंजाइम क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रोसेस चलते रहता है सेल के अंदर। आगे देखिए, कहता है इंपोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। इंपोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस क्या क्या होता है, न्यूक्लियस का इंपोर्टेंस क्या, महत्वपूर्ण क्या है एक सेल में न्यूक्लियस का। कहता है कि सेल जो होता है ग्रोथ करवाता है, किस सेल का ग्रोथ करवाता है, उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है और क्या करता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कि
न्यूक्लियस के पास ही क्या होता है, वंशानुगत जाने वाले क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। ठीक है, और कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, किसने एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले हैमरलिंग ने किया था। किसने किया था, हैमरलिंग ने किया था। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस किसने डिस्कवरी मतलब एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले हैमरलिंग ने किया था। हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन ए लार्ज सिंगल सेल ऑफ प्लांट्स लाइक एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया प्लांट्स का एक सिंगल सेल है जो कि बहुत ही बड़ा है, उसके ऊपर हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में किया था। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस किस सेल में कितना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या सिंगल सेल है, एक ही न्यूक्लियस सिंगल सेल है और उसके पास एक ही न्यूक्लियस है। कुछ ऐसे है कि जो जिसके पास दो एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। कुछ ऐसे सेल है जिसमें क्या बहुत सारे न्यूक्लियस है। तो पहले देखिए, जो एक सेल है उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पैरामीशियम को देखिए, इसमें बायन्यूक्लिएटेड है, दो न्यूक्लियस है, टू न्यूक्लियस बायन्यूक्लिएटेड, इसको पैरामीशियम में। आगे देखिए राइजोपस एक फंगी है जिसके अंदर क्या बहुत सारे न्यूक्लियस है जिसको मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। तो आज इस लेक्चर में इतना रहा, और आगे के स्लाइड में मैं आपको और चीजें के बारे में मैं बताता हूं आपको। तो इस स्लाइड को आप लिखें, अगले स्लाइड में मैं आपको बताता हूं और इसके बारे में। हाँ दोस्तों, देखिए इसमें हम इस स्लाइड में हम बात करेंगे किसमें जो है अब्सेंट है न्यूक्लियस, मतलब इन्यूक्लिएटेड यहां लिखा हुआ है। इन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि जिसमें पहले था, मैच्योर होने के बाद क्या खत्म हो गया। तो ऐसे सेल को क्या बोलते, ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं इन्यूक्लिएटेड, मतलब पहले था बचपन में और आगे जाके खत्म हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि एनिमल का जो आरबीसी सेल है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, उसमें क्या होता है कि अर्ली स्टेज में होता है लेकिन मैच्योर आरबीसी में अब्सेंट होता है। मैच्योर आरबीसी में क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक उसी प्रकार जो प्लांट का होता है सीव ट्यूब जो होता है ये सेल, इसमें क्या होता है अर्ली स्टेज में होता है लेकिन मैच्योर होने के बाद यहाँ पर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, कहा जाता है। आगे देखिए सेल को देख रहे हैं, इसके बीच में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या इंटरफेज का सेल है। किसका स्टेज का, इंटरफेज का। अब धीरे धीरे हम लोग सेल साइकिल में घुसेंगे, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, अगले एक चैप्टर आएगा सेल डिवीजन, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन उसकी स्टार्टिंग यहाँ से शुरू हो रही है। इस प्रकार से चलेंगे। सबसे पहले देखिए इंटरफेज में एक सेल है जो कि रखा हुआ है, फिर ये चला जाता है कहाँ, एम फेज में जाता है। एम फेज में क्या होता है, एम फेज में जाने के बाद देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम जो है यहाँ सेपरेट होना शुरू हो गया है, अरेंजमेंट होगा इस प्रकार से, इसके बगल में ये आएगा, इसके बगल में, इस प्रकार से अरेंजमेंट होना शुरू हो गया है। ठीक है, आगे देखिए एम फेज के 4 फेज होते हैं। एम फेज में कितने होते हैं, 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और यहाँ इस स्लाइड के बाद अगले स्लाइड में हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, अगले स्लाइड में बात करेंगे हम इंटरफेज स्टेज में जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है उस चीज के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अगले स्लाइड का इंतजार नहीं करें क्योंकि हम तुरंत आ रहे हैं। आइए दोस्तों, हम इस स्लाइड में बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का इंटरफेज मतलब जब सेल इंटरफेज में है तब की उस स्टेज में न्यूक्लियस जो होती है सेल के किस स्टेज में होती है, किस प्रकार से होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ऐसी होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होती है हम बात करेंगे इस चीज का। सबसे पहली बात, ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, इस न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कहा जाता है जिसके सरफेस पे क्या होता है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऊपर जो होता है राइबोसोम लगा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो राइबोसोम होती है वो 80S होती है। कौन सी होती है, 80S होती है, 80S राइबोसोम होती है। ठीक है, आगे देखिए आउटर वाले मेम्ब्रेन, ऊपर वाले बाहर वाले जो लेयर होते हैं उसे आउटर मेम्ब्रेन बोला जाता है, उसके अंदर वाले इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच वाले जो स्पेस होता है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, जिसकी ब्रीथ जो होती है, थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है, 10 से 50 नैनोमीटर या फिर 100 से 500 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू, ये डाटा याद रखनी है, 10 से 50 कितनी क्या होती है, नैनोमीटर होती है, या फिर 100 से 500 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या होती है, स्पेस होती है, ये दोनों पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, आगे देखिए
ये जो स्पेस कहला रहा है इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, क्योंकि यहाँ जो होता है न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा गया। और इनर मेम्ब्रेन से जो लगा हुआ रहता है कुछ प्रोटीन, उसको न्यूक्लियर लेमिन बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं, न्यूक्लियर लेमिना बोलते हैं, जो कि लेमिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, किससे बना होता है, लेमिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसी प्रकार के क्या होते हैं स्पेस में कुछ जगह क्या होते हैं न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में इस प्रकार के न्यूक्लियोपोर रहते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोपोर रहते हैं, जो कि बाय डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, बाय डायरेक्शनल, मतलब यहां से कुछ चीज अंदर जा भी सकता है न्यूक्लियस के अंदर, और कुछ चीज क्या होता है न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऑक्टागोनल होता है। कैसा होता है, ऑक्टागोनल होता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बना होता है। ये जो न्यूक्लियोपोर जो होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बना होता है, जिसको एनालस बोलते हैं, बेल भी बोलते हैं। ठीक है, बेल बोलते हैं। ये कैसा होता है, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखिए इसके अंदर जो मटेरियल है, ये जो आप देख रहे हैं थ्रेड जैसा ये नेटवर्क, इसको बोला गया क्रोमेटिन नेट बोला गया। यही क्रोमेटिन क्या होगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। अब क्रोमोसोम में ये कन्वर्ट कैसे होगा, जो सुलझ जाएगा, यही एक उलझा हुआ चीज है। ठीक है, क्रोमेटिन क्या हुआ, एक उलझा हुआ ऊन के जैसा है। जैसे ये सुलझ जाएगा क्या हो जाएगा, ये क्रोमोसोम का रूप ले लेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है, इसे ही क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, वो चीज आगे पढ़ेंगे हम। आगे देखिए ये जो पोर देख रहे हैं आप ऑक्टागोनल, ये बाय डायरेक्शनल होता है। देखिए अगर आरएनए है, अगर न्यूक्लियस में आरएनए बन रहा है, तो आरएनए देखिए आरएनए क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है, और ये आरएनए इसी पोर से होते हुए प्लाज्मा में आता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में आता है, और ये आरएनए क्या होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। अगर ये प्रोटीन ज्यादा हो जाता है साइटोप्लाज्म में, तो ये प्रोटीन क्या होता है, वापस क्या होता है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जाकर के आरएनए बना देता है। फिर वो आरएनए क्या होता है, डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं cDNA बोलते हैं। ठीक है, और ये बायडायरेक्शनल होता है। आगे देखिए ये जो आप डेंसिटी देख रहे हैं यहाँ पर एकदम उलझा हुआ, ये जो बहुत डार्क दिख रहा है आपको, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगले स्लाइड में आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आप ये सुंदर सा डायग्राम अपने कॉपी में बना लें, बहुत ही काम का चीज है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। इन्वेलप का मतलब यही होता है कि और लेयर जो होती है, मेम्ब्रेन जो होती है, उसको इन्वेलप बोला जाता है। सेल का भी जो, अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो सेल इन्वेलप कहलाता है। ठीक है, इतनी सारी बात हो गई इसमें। ये डायग्राम आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, और इसे आप बना लें। इन दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियोपोर और न्यूक्लियोप्लाज्मिन को दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। पोर का मतलब होता है छिद्र होता है। क्या होता है, छिद्र होता है, जहां से क्या होता है आरएनए बाहर आता है और प्रोटीन अंदर जा सकता है। प्रोटीन अगर साइटोप्लाज्म में ज्यादा होगा तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में चला जाएगा और आरएनए बना लेगा, और आरएनए ज्यादा अधिक प्रोटीन की कमी हो रही है साइटोप्लाज्म में, तो आरएनए बन करके उस साइटोप्लाज्म में आएगा और वो प्रोटीन बना देगा। ठीक है, तो अगले स्लाइड में हम आगे इसके आगे बात करते हैं क्या होता है। आइए दोस्तों, अब हम इस स्लाइड में बात करते हैं। पिछले स्लाइड में हमने आपको इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बताया। इस स्लाइड में हम देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर होता क्या क्या है, इन सब चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। फिर जाकर के आगे हम क्रोमेटिन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यूक्लियस का इंटरफेस पढ़ा। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्रोमेटिन नेट होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, NucleolUs न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, कैरियोथिका भी बोलते हैं। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन उसी को बोलते हैं, न्यूक्लियस को ही कैरियन बोलते हैं या फिर कैरियो बोलते हैं। ठीक है, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। अब उसके जो मेम्ब्रेन होते हैं उसे थीका बोलते हैं, इसलिए कहा गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर कैरियोथिका कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए इसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते थे, दो मेम्ब्रेन था, दो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस। अब उसके आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या एक्टो कैरियोथिका बोला गया है, और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इंडो कैरियोथिका बोला गया है। अब आगे उसके बाद देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म जो था, न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म था,
सॉरी न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म था उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा गया, प्लाज्मा जो था उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा गया। अब उस न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ या फिर न्यूक्लियर मैच्योर भी बोला गया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, क्रोमेटिन होता है उसके अंदर क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, एटीपी एंजाइम होता है। अब ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सब एटीपी, ये सब क्या है, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, ठीक है। अब उस इसमें मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स में क्या, कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 होता है, ये दोनों भी होते हैं। आगे एंजाइम क्या होता है, एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो एंजाइम होते हैं डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो कि डीएनए को रेप्लिकेट करता है, मतलब डीएनए से डीएनए बनाता है। उसी के अंदर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि डीएनए से आरएनए बनाता है। इसके अंदर क्या होता है, इंडो न्यूक्लियस होता है जो कि डीएनए को काटता है बीच से। इंडो का मतलब था बीच, और वहां पर यहाँ पर मतलब कि ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो इसके बीच से जहां से काटेगा, अगर इसको बीच से काटता है तो इसको क्या कहा जाता है, इंडोन्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। और इसी के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये क्या होता है, एक लैगेज नाम का एंजाइम होता है जो कि डीएनए कटा हुआ डीएनए को, जैसे ये दोनों डीएनए क्या हुआ, कट के बाद अलग हो गया, इन दोनों को जोड़ देगा ऐसे करके, ये क्या कहलाता है, यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा, कौन करेगा, लाइगेज काम करेगा, ठीक है। लाइगेज जो होते हैं डीएनए को जोड़ने का काम करता है, कटे हुए डीएनए को जोड़ने का काम करता है। बगल में आप एक देख रहे हैं, एक सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। अब उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, ये डीएनए, अब ये डीएनए जो हो रेप्लिकेट करके दो डीएनए बनेंगे। इस पे एंजाइम कौन काम कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर रहा है, ठीक है। और फिर डीएनए से आरएनए बन रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर डीएनए बन रहा है, तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है और ट्रांसक्रिप्शन का चल रहा है। और ये जो एंजाइम वर्क करता है, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज करता है, कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए से डीएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है डीएनए से आरएनए बनाता है। डीएनए से डीएनए बनने वाले प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाता है, और डीएनए से आरएनए बनने वाले प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। जब ये आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बन जाता है तो वही आरएनए क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में आता है। सेल में आने के बाद क्या होता है, ये आरएनए क्या होता है कि प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, और प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब एक ट्रांसलेशन से क्या होता है, प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से एंजाइम बनता है, और एंजाइम से जो सेल की रिएक्शन होती है, जो भी एक्टिविटी होती है अंदर में, सेल के अंदर जो एटीपी का निर्माण होता है या फिर किसी प्रकार का यदि अंदर में सेल के अंदर जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन इसी एंजाइम के कारण चलता है। बस इतना ही था इस स्लाइड में। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे क्रोमेटिन के बारे में, क्रोमेटिन थ्रेड के बारे में, और उसी के साथ क्या अलग अलग एमिनो एसिड के बारे में भी पढ़ लेंगे। इसी तरह आगे लेक्चर चलता जाएगा, और 2-3 स्लाइड हो गई, उसी के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम इस स्लाइड में हम बात करते हैं क्रोमेटिन नेट एंड उसके थ्रेड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये दोनों बातें आप जानिए। फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है, क्या होता है, वो क्रोमोसोम होता है। फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कौन क्या होते हैं, तो ये क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन केमिकल की बेसिस पर कौन होते हैं, केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो होते हैं डीएनए होता है। कहता है फिजिकली यदि बात करें, जो इनहेरिटेंस का काम कौन करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का काम कौन करता है, तो कहता है क्रोमोसोम होता है। वो मतलब क्रोमोसोम देख करके हम फिजिकली हम बता सकते हैं। लेकिन अगर केमिकली स्टडी करके अगर बताना पड़ेगा कि अगर नेक्स्ट जनरेशन में क्या गया है, कौन सा गुण मतलब गुण गया है, तो वो हम डीएनए को देख करके स्टडी करके बता पाएंगे। तो क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन एक उलझा हुआ फॉर्म है किसका, क्रोमोसोम का। और क्रोमोसोम क्या है, उलझा हुआ क्रोमोसोम क्या है, डीएनए ही तो है, यही है। तो डीएनए को कह सकते हैं कि डीएनए इज मोर अंडरस्टैंडेबल, मतलब ज्यादा समझ सकते हैं डीएनए को एज कम्पेयर टू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ज्यादा समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू क्रोमेटिन से, क्योंकि क्रोमेटिन बहुत ज्यादा उलझा हुआ रहता है, ठीक है। आगे देखिए क्रोमेटिन थ्रेड, इसी को थ्रेड का मतलब धागा, मतलब क्रोमेटिन वही हुआ।
उसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए, ये सभी होते हैं कंपोनेंट। कहा जाता है डीएनए जो होता है क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, इसलिए उसके चार्ज जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है क्या होता है, बेसिक होता है और इस पे चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस पे चार्ज पॉजिटिव दैट इज बेसिक, जिस पे नेगेटिव चार्ज और एसिडिक। तो डीएनए इज द नेट चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है और ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। आगे देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, कहा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये जो होता है नाइट्रोजन बेस सुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों को मिला करके न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट दैट इज आल्सो फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में जो आता है क्या आता है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर जो आता है वही होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, अगर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिला दे तो न्यूक्लियोटाइड कराएगा। अगर न्यूक्लियोटाइड की ऐसी बात करें, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट दैट इज फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हम ये सब चीज बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं, वहां पर हम बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। एसी ए एटी और जीसी क्या होता है, एडनिन थायमिन होता है। एडनिन का बॉन्डिंग होता है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन जो होता है जीसी का मतलब है ग्वानिन एंड साइटोसिन, जो कि ट्रिपल बॉन्ड से अटैचमेंट होता है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है यहाँ पर, ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन। अब एमिनो एसिड की बात करते हैं, तो एमिनो एसिड क्या होता है कि एमिनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं, टोटल 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 टाइप्स होते हैं, 20 टाइप्स होते हैं। जिसमें क्या होता है कि एसिडिक नेचर जो होते हैं दो होते हैं, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, इस पे चार्ज नेगेटिव होता है। लेकिन बेसिक नेचर जो होती है क्या होती है, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टाडाइन, हिस्टाडाइन होता है, ठीक है। लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टाडाइन होता है। ये तीनों क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बाकी जो 15 बच जाते हैं, 15 जो एमिनो एसिड है, एसिड, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैसा होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होता है, जिसके कारण क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। आगे देखिए इधर टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। H1 जो होता है लाइसिन, इसमें ज्यादा होते हैं, ठीक है। H2A H2B, इसमें स्लाइटली लाइसिन ज्यादा होता है, हल्का सा ज्यादा होता है। और H3 H4 जो होते हैं आर्जिनिन मोर होता है, इसमें जो होता है आर्जिनिन की मात्रा ज्यादा होता है। और कहा जाता है डीएनए पैकेजिंग करने का काम जो करता है हिस्टोन प्रोटीन करता है। मतलब जब डीएनए क्या होती पैकेजिंग का मतलब ये रहता है कि जब सेल डिवीजन करने लगता है तो इसमें जो बंटवारा होता है ना, एक सेल में कितना मतलब क्या कहते हैं, डीएनए को कॉम्पैक्ट करना आता है, जिससे क्या होता है कि डिवीजन अच्छे से हो जाए। उसका काम कौन करता है, तो कहा जाए तो हिस्टोन प्रोटीन करता है, ठीक है। तो फिर अगले स्लाइड में मैं आपको कुछ और थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लगभग खत्म हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस स्लाइड में क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, डीएनए को क्या करता है, पैकेजिंग करने का भी काम करता है, कहीं कहीं ना कहीं कहीं पे नहीं करता है, ठीक है। अब नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है मेनली तो हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, देखिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, कहता है कि हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए क्या करता है, जैसे कि उलझा हुआ, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस में क्या था, क्रोमेटिन था, पूरा उलझा हुआ। अब इस क्रोमेटिन से क्या करता है कि क्रोमोसोम बनाने के लिए अब इसको क्या कर देगा, मान लीजिए न्यूक्लियस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखिए अब ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर पूरा उलझा हुआ क्रोमेटिन है। अब इसको क्या करेगा, सुलझा करके क्रोमोसोम बनाएगा, क्रोमोसोम इस प्रकार से बनाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पर रिस्पॉन्सिबल होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और यही क्या करता है, जीन रेगुलेशन कराता है। मतलब जीन रेगुलेशन का मतलब ये है कि जीन जो इस क्रोमोसोम में जो भी जीन है उसको रेगुलेट करता है कि कौन सा जीन का क्या मतलब क्या क्या वर्किंग होता है, वो सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। कौन करता है, तो ये करता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। आप देखिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है पॉइंट पे लगा हुआ है, ठीक है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज का एग्जांपल होता है। मतलब कि ये चाहे तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन से क्या कर सकता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जीन रेगुलेशन करवा करके डीएनए से आरएनए बनवा देता है, ठीक है। आगे देखिए फंक्शन भी हमने बता दिया। आगे देखिए कहता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। अब देखिए जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन का इस प्रकार से यदि हम अरेंजमेंट करते हैं डीएनए को, ठीक है। पहली बात तो
क्रोमेटिन जो होता है ये डाई जो होता है ये एसिटोकार्बिन डाई होता है। इसको एसिटोकार्बिन डाई होता है, जनरली यही यूज किया जाता है उसको एक्सटेंड करने के लिए। मतलब अगर सेल के अंदर क्रोमोसोम है या फिर डीएनए है, डीएनए ही तो है क्रोमेटिन उलझा हुआ फॉर्म में, तो अगर उस चीज को निकालना है तो एसिटोकार्बिन डाई का उपयोग करके अगर लगा देंगे सेल के ऊपर तो ऑटोमेटिकली वो अपियर हो जाएगा, दिस इज क्रोमोसोम या फिर डीएनए ऑफ सेल। तो जिससे क्या कर सकते हैं, आसानी से उसे निकाल सकते हैं सेल से। अब देखिए एसिटोकार्बिन तो डाई है क्या, और ये जो है हेमोक्सिलिन भी का भी यूज करते हैं और फ्लूजिन भी करते हैं, फ्लूजिन भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर एसिटोकार्बिन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आप ये दोनों ये देख रहे होंगे, यहाँ पर जो देख रहे होंगे क्रोमेटिन का अरेंजमेंट या फिर डीएनए का अरेंजमेंट यहाँ बहुत हटा हटा हुआ है और यहाँ पे सटा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको इस हटे हुए पार्ट को यूक्रोमेटिन बोला जाता है और सटे हुए पार्ट को हेट्रोक्रोमेटिन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए पहली बात ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब पॉइंट पर क्या हुआ, नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगा हुआ है जो कि क्या करता है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बनाता है और जीन रेगुलेशन करवाता है। ठीक है, लेकिन ये जो लूप बनाता है इस लूप में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है और हिस्टोन प्रोटीन इस लूप को मिला करके न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, आगे देखिए यहीं पर हिस्टोन प्रोटीन H1 H2A H2B H3 H4 ये सब जो था वो क्या होता है, न्यूक्लियोसोम में ही आता है और वो सब प्रोटीन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर देखिए ये यूक्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखें आप मेन इस वर्ड पर याद रखिएगा, यूक्रोमेटिन। जहाँ हटा हुआ पार्ट होता है उसे यूक्रोमेटिन बोलते हैं, जहाँ सटा हुआ बोल रहता है उसे हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है हिस्टोन प्रोटीन कम होता है, जहाँ हटा हुआ कम, जहाँ डीएनए कम होगा वहाँ हिस्टोन प्रोटीन भी कम होगा और वहाँ पर पैकेजिंग क्या होगा, कम होगा। और डाई अगर डाई डालेंगे तो डाई भी क्या होगा, कम लगेगा, तो अटैचमेंट वहाँ पर डाई का कम होगा। और ये कलर डाई के कारण क्या लाइट कलर आएगा, हल्का कलर दिखेगा। इसलिए ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली यदि कहा जाए तो मोर एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव का मतलब ये होता है ट्रांसक्रिप्शन इज ए प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है डीएनए से आरएनए बनता है। तो ये जो पार्ट होता है यूक्रोमेटिन वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनने में ज्यादा मतलब एक्टिव रहता है, ज्यादा तेजी से बन सकता है। लेकिन वहीं पर ये जनरली ऐसे भी ज्यादा एक्टिव होता है। और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है अगर यहाँ पर है जहाँ सटा वो बहुत ज्यादा नंबर अमाउंट ऑफ डीएनए है, वहां पर यदि बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन भी ज्यादा होगा। ये सब हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर और यहाँ पर यदि डाई डालेंगे और एसिटोकार्बिन जो डाई डालेंगे, यहाँ पर ज्यादा डीएनए है तो ज्यादा डीएनए होने के कारण क्या होगा, बहुत तेजी से ज्यादा अमाउंट ऑफ कलर दिखेगा, वहाँ पर ज्यादा लगेगा क्योंकि वह डीएनए ज्यादा डीएनए होने के कारण क्या होगा, ज्यादा वहाँ पर अपियर होगा और यहाँ पर दिखेगा भी बहुत ज्यादा। तो अमाउंट ऑफ डीएनए जहाँ ज्यादा होगा और ये क्या टाइट पैकेजिंग यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट ऑफ डाई ज्यादा लगेगा। उसके बाद देखिए और ये डार्क कलर ज्यादा कलर दिखेगा डाई का। अब ये क्या होता है, लेस एक्टिव होता है। मतलब ये जो होता है ना हिस्टोकार्बिन हेट्रोक्रोमेटिन कहता है ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव एंड जनरली लेस एक्टिव। मतलब ये जो होता है ना हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट जो होता है आरएनए बनना नहीं चाहता, उतना तेजी से नहीं बन पाएगा जितना तेजी से यूक्रोमेटिन बन पाएगा। ठीक है, इन्हीं के साथ क्या होता है ये स्लाइड खत्म होती है, थोड़ी सी और बची हुई है हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आज का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। बस एक स्लाइड थोड़ी सी बस। जी हाँ दोस्तों, आज का ये टॉपिक खत्म होने वाला है न्यूक्लियस के बारे में। आप यहाँ पर देख रहे हैं हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में। हेट्रोक्रोमेटिन क्या हो गया, हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में आपको बता रहा हूँ। हेट्रोक्रोमेटिन दो तरह की होती है जी, हेट्रो HETROCHROMATINE। हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव, एक होते हैं यहाँ फैकल्टेटिव आएगा, फैकल्टेटिव। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव, एक होता है फैकल्टेटिव। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो क्या होता है परमानेंटली क्या होता है इनएक्टिव हो जाता है। क्रोमोसोम और सेंट्रोसोम जो होते हैं दोनों परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है। क्यों, यहाँ पर आगे वो वर्किंग नहीं कर सकता है इसका ये हेट्रोक्रोमेटिन इसका डीएनए। ठीक है,
ये यहाँ पे जो डीएनए आएगा ना वो कभी एक्टिव नहीं हो पाएगा, परमानेंटली क्या होता है इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन फैकल्टेटिव की बात क्या होता है, फैसिलिटी होता है। फैसिलिटी क्या होता है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम आते हैं वो क्या होता है जनरली इनएक्टिव होते हैं। जैसे कि बाड़ बॉडी जो होता है फीमेल में होता है, इसी बाड़ बॉडी से क्या होती है ये फीमेल में होती है, ठीक है। और ये बेसोफिल में होता है, बेसोफिल के न्यूक्लियस में होता है। वहाँ पर हम अच्छे से इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बाड़ बॉडी के बारे में। इसी से क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स को भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो इन्हीं के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है न्यूक्लियस, और थोड़ी सी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर आरएनए रहता है, राइबोसोम जहाँ से बनता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर आज का ये लेक्चर समाप्त होती है इसी शब्दों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय और मंगलमय हो।